हेलो फ्रेंड्स, और इसके पहले वाले वीडियो में ना हमने चर्चाएं की हैं। ये वीडियो पता है ना क्लास 9th वालों के लिए बन रहा है, और क्लास 9th वालों के लिए इसके पहले आपको पढ़ाया जा चुका है लेक्चर 1 को 2 पार्ट में पढ़ाया गया है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद लेक्चर 2 पढ़ाया गया है, वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है। इसके बाद ये आपका लेक्चर 3 है जिसका पार्ट 1 बन रहा है, ठीक है। तो लेक्चर 2 के पार्ट 2 में इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, ऐसा कह सकते हैं, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है किसके बारे में? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में, कि कैसे किसी पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि कैसे आप, पदार्थ की अवस्थाएं 3 ही है ना, सामान्य केस में 3 पढ़ते हैं आप, ठोस, द्रव, गैस। कैसे आप ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हो, कैसे आप द्रव को ध्यान दें, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदल सकते हैं आप। ये सभी प्रक्रियाएं आप पढ़ेंगे, और इन सभी प्रक्रियाओं का नाम क्या है वो भी पढ़ेंगे आप। आज यही पढ़ेंगे आप कि पदार्थ, मान लीजिए ठोस है, उसको द्रव में कैसे बदला जाए, और अगर ठोस द्रव में बदल गया तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। और जो द्रव है उसको वाष्प या गैस कहें, चाहे वाष्प कह दो, में कैसे बदला जाए। तो जब द्रव वाष्प या गैस में बदलता है तो उसका नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है किसी गैस को द्रव में बदला जाए, और गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे द्रव को ठोस में बदला जाए, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दें आप, मैंने बताया है आपको कि आप जो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन जो है कैसे कर सकते हैं। या तो ताप में परिवर्तन करें, आप ताप को बढ़ाएं कम करें, या तो दाब में परिवर्तन करें। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मान लीजिए, देखो, जैसे यही आज का हेडिंग क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ये तो अगले वाले वीडियो में ही पढ़ाया गया था, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। ये है पदार्थ की अवस्थाओं में, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की एक अवस्था को कैसे आप दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस हुआ, तो ठोस को आप कैसे द्रव में बदलेंगे। तो उसका एक तरीका क्या है कि आप उसको ताप दे दीजिए, गर्म कर दें आप, जिसको आप उष्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप या उष्मा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठोस बदल जाएगा द्रव में। और अगर आपका द्रव है उसको अगर आप ताप या उष्मा दे दीजिए, ताप दीजिए या क्या दे दीजिए, उष्मा, दोनों का मतलब है गर्म करना। तो अगर आप द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, वो द्रव बदल जाएगा गैस में। और मान लीजिए अगर आप गैस को द्रव में बदलना चाहते हैं तो आप 2 प्रक्रिया अपना सकते हैं, या तो उसको ठंडा कर दो, या तो लगा दीजिए दाब। दाब लगाएंगे, गैस के कण जो है दूर दूर हैं, जब कण पास पास आएंगे द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा ना कि ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के कण और अधिक दूरी पर पाए जाते हैं। तो दूरी पर अगर आप उसको दाब लगाएंगे तो पास आएगा, पास आने का मतलब किस में बदलेगा, द्रव में। और अगर आप और अधिक दाब लगाएंगे द्रव पे और अधिक दाब लगाएंगे तो किस में बदलेगा, ठोस। पहले आपको ये स्टेप याद होना चाहिए कैसे बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी है कि यहाँ भी आप इसको ठंडा कर दें या दाब लगा दीजिए, द्रव बदल जाए ठोस में, ठीक है। ये आप जानते हैं। अब मैं प्रोसेस का नाम लिख रहा हूं कि ठोस का द्रव में बदलना। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं? ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को आप कहते हैं संगलन या गलन।
नहीं, गलनांक बताऊंगा क्या होता है। आप पहले वर्डों को यहां से ध्यान से सुनिए, मैं आपके एक एक वर्ड को क्लियर कर दूंगा। आप नॉर्मली यही कहते हो ना, जैसे मान लीजिए लोहा वगैरह हो गल जाता है, गलने का मतलब या ऐसा कहते हैं ना, अरे बर्फ ले लो, बर्फ गलता है, तो गलने के बाद किससे बदलता है? द्रव। तो उसी प्रक्रिया को गलन कहते हैं। आप जो ठोस है, बर्फ जो कि ठोस है, तो बदल जाता है द्रव में, उसी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? गलन। अपनी भाषा में गलन कहते हो, उसी को संगलन भी कहा जाता है। गलन या संगलन अपनी भाषा में पढ़ना। इसके बाद अगर कोई द्रव है वो बदलता है गैस में, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? हाँ, वाष्पीकरण या वाष्पन। वाष्पीकरण या वाष्पन, ये दोनों एक ही प्रक्रिया है। या वाष्पन, ठीक है। और गैस अगर द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? तो जानते रहिए, संघनन। संघनन का मतलब है कि गैस का द्रव में बदलना। ठीक है, हल्का से इस प्रक्रिया को याद होना चाहिए कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संगलन या गलन। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण या वाष्पन। गैस का द्रव में बदलना संघनन। और गैस द्रव में बदलेगा कैसे? ठंडा करेंगे या तो दाब लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये है आपका, अगर आप द्रव को ठंडा करो, जैसा कि आप देखते हैं पानी को ठंडा करते बर्फ मिलता है कि नहीं? कोई भी द्रव वस्तु है, अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो आपको ठोस वस्तु मिलेगा। क्या मिलेगा? ठोस वस्तु। तो द्रव का ठोस में बदलना, इस प्रक्रिया को अपनी भाषा में कहते जमना, कहते कि नहीं? और उसी प्रक्रिया को बोलते हीमीकरण। जमना या हीमीकरण, दोनों भाषाएं लिखे, आप अपनी भाषा भी लिखे हो। तो इस प्रक्रिया को आप बोल सकते हैं जमना या हीमीकरण। समझ पा रहे हैं? हाँ, कभी कभी क्या होता है, ध्यान दें, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थों को अगर गर्म किया जाए, ऐसा बोले आप, कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदलते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस पदार्थ, जो कि गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलते हैं, सीधा कहाँ बदलते हैं? इसका एग्जाम्पल कपूर है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल कपूर है। आयोडीन भी होता है जो कि आप नहीं जानते। हाँ ठीक है, नमक नहीं, कौन सा? नवसादर। ठीक है, ध्यान दें आप। फिलहाल मैं आसान से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, बाद में लिखवा दूंगा। आप जानते रहिए जो ये कपूर है, अगर आप इसको गर्म करते हैं तो ये द्रव में नहीं बदलता है, सीधा कहाँ बन जाता है? गैस। तो अगर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदलता है तो इस मतलब ऐसे पदार्थ को कहा जाता है ऊर्ध्वपातज पदार्थ। सुना होगा आपने, याद भी हो जाए, ऊर्ध्वपातज, जो सीधा उड़ जाए, ऐसा समझो। ठीक है, ठोस है सीधा उड़ जाए तो वही बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है, जो पदार्थ ठोस से सीधा कहां बदले? गैस में। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। एक बार से दिमाग में सारी चीजें हो, वही लिखवा दूंगा, आसान हो जाएंगे आपके लिए। समझ पा रहे हैं? तो यही है, अगर कोई ठोस पदार्थ हो, मैं यही कर देना, वहां ऊपर जगह नहीं है, हालांकि मैं ऊपर कर सकता था लेकिन जगह ना होने की वजह से। अगर देखो कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और मान लीजिए अगर कोई गैस हो, वो सीधा कहां बदल जाए? हाँ, कुछ ऐसे भी गैसीय पदार्थ होते हैं जिनको ठंडा किया जाए तो ठंडा करने पर वो ठोस बदल जाते हैं, ठोस में। इसका एग्जांपल है CO2 गैस, नहीं है?
हाँ, अगर आप उसको ठंडा करेंगे ना, हाँ, वो सीधा ठोस बन जाएगी, जिसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। हाँ, जो CO2 का ठोस अवस्था में है तो उसको आप क्या बोल देते हैं? शुष्क बर्फ। ठीक है, तो यही है कि जो कुछ ऐसी भी गैसें हैं जिनको ठंडा किया जाए, वो द्रव में ना बदलकर गैसों, ये स्टेप याद हो कि गैस को ठंडा करने पर क्या बनता है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि गैस को ठंडा करने पर सामान्य कंडीशन में द्रव बनता है, द्रव को ठंडा करने पर क्या बनता है? ठोस। लेकिन कुछ ऐसे भी गैसीय पदार्थ हैं जो ठंडा करने पर द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कह सकते हैं ना निक्षेपण पदार्थ, निक्षेपण। ठीक है, इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, निक्षेपण। तो ये प्रक्रिया ज्यादा यूज में नहीं आएगी आपकी, इसका नाम क्या है? निक्षेपण। आप ऐसा कीजिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। ऊर्ध्वपातन को इधर से लिखिएगा और ये वाला इधर, ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये निक्षेपण है, ठीक है। आप इसको फटाफट लिखिएगा। देखो, इसको लिखने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की LPG के बारे में। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। LPG का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और हिंदी है इसका क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी नाम क्या है? हिंदी नाम है क्या? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोपेन व ब्यूटेन। इसमें पाया जाता है मेथेन। क्या पाया जाता है? ठीक है, जैसे देखो, इसका मैं आपको फार्मूला भी लिखवाया था। इसका प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10 और मेथेन का फार्मूला है CH4। मैंने आपको ये भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वातावरण के लिए कौन सी गैस अच्छी है? CNG। CNG में देखो, एक कार्बन है, वो CO2 कम उत्पन्न करता है और यहाँ कार्बन की संख्या ज्यादा है, एक ज्यादा CO2 उत्पन्न करते हैं। ऐसे समझ लो अपने समझने के लिए कि ज्यादा CO2 उत्पन्न करेगा, ये कम CO2 उत्पन्न करता है। तो CO2 जितना अधिक उत्पन्न होगा, प्रदूषण उतना ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना अधिक रहेगा, प्रदूषण क्या रहेगा? उतना ज्यादा रहेगा। तो प्रदूषण कौन ज्यादा करता है? ये LPG। और प्रदूषण कौन कम करता है? CNG। इसीलिए इसको वातावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी गैस माना जाता है। ठीक है, ये तो रिवाइज है, हो रहा है। इसको फटाफट लिखना। ध्यान दीजिए आप लोग, आपने ये सब लिख लिया है ना कि संगलन क्या है जानते हैं, ठोस का द्रव में बदलना, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है, द्रव का गैस में बदलना। ठीक है, इसके बाद संघनन क्या है? गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना, वो क्या है? संघनन है। द्रव का ठोस में बदलना, ये क्या है? हिमीकरण कह सकते हैं, जमना। ठीक है, इसके बाद एक है ये ना, ठोस का सीधे गैस में बदलना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। गैस का सीधे ठोस में बदलना, इसको निक्षेपण कह सकते हैं। अब पहला हेडिंग करेंगे संगलन या गलन। संगलन या गलन, अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग। संगलन या गलन, आप इसको समझ लें। देखो ध्यान से, संगलन क्या है? संगलन का मतलब वही बोलते हैं ना कि किसी ठोस का
द्रव में परिवर्तित होना या ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? संगलन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, जो गलने की प्रक्रिया है जिस निश्चित ताप पर होती है, उसे ठोस का गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, गलनांक। समझ पा रहे हैं आप कि देखो गलन की प्रक्रिया जिस ताप पर होगी उसे क्या बोलेंगे? गलनांक। ठीक है, लिखिए आप इसमें। देखो किसी ठोस के द्रव में, किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन या संगलन कहा जाता है। गलन या संगलन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, और यह प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसका गलनांक, उसे उसका गलनांक कहा जाता है। ठीक है, आपने अभी तक यही पढ़ा हुआ ना। अच्छा ये बताओ, जल किस ताप पर बर्फ अवस्था में पाया जाता है? 0 पे नहीं होता। -4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, -4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल है वो बर्फ अवस्था में बदलता है। वास्तव में ये घटना, ठीक है, जानते रहिए आप। लेकिन फिर यार किताबों की बातें लिख लें आप, जो किताबों की बातें आप जानते रहिए। जो बर्फ है, बर्फ जो कि ठोस है, इसका गलनांक कितना होता है? सामान्य केस में आप पढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं से लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, लिख लें आप। बर्फ का गलनांक, बर्फ लिखो ना, बर्फ का गलनांक कितना होता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अच्छा कैसे यार 273 केल्विन पता है किसी को? इसको भी सिखाऊंगा, अभी पढ़ा लूं तो बाद में सिखा दूंगा। अब बीच में सिखाना अच्छी बातें नहीं, ठीक है? नहीं तो चलो अच्छा देखता हूं, मैं सिखा देता हूं कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में। हाँ बता रहे हैं, ध्यान दे, सही है, बता रहे हैं आपको। ध्यान दे, संगलन को समझ लें आप कि संगलन क्या है कि किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संगलन है। और यह प्रक्रिया किसी निश्चित ताप पर, ऐसा नहीं हर ताप पे हो जाएगी, हर ताप पर कोई ठोस पिघलता नहीं, एक निश्चित ताप पर पिघलता है। जैसे लोहा किसी अलग ताप पे पिघलेगा, सोना किसी अलग ताप पर पिघलेगा। तो जिस ताप पर पिघलेगा या गलेगा, गल के द्रव में बदलेगा, उसी ताप को आप क्या बोलेंगे? उसका गलनांक। जो कोई भी वस्तु हो उसका क्या बोल देंगे? गलनांक। और हर वस्तुओं का अपना था, कोई दिक्कत नहीं, हर वस्तु का अपना अपना गलनांक होता है। ठीक है, हर वस्तु का क्या होता है? अपना अपना गलनांक होता है। ध्यान दें आप, कई लोग ना गलनांक की परिभाषा ऐसे भी लिखवाते हैं कि वह निश्चित ताप, आप समझ ले, बता भी सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ
द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, उसी ताप को आप क्या बोलते हैं? उस ठोस का गलनांक। ये शायद आपने लिखा हो। ये भी परिभाषा ठीक है कि कोई भी ऐसा निश्चित ताप जिस पर ठोस कहाँ बदल जाए? द्रव में बदल जाए, उसी ताप को आप क्या बोलेंगे? उसका गलनांक बोलेंगे। गलेगा तो गलनांक ही कहेंगे। तो मैंने मिक्स करके लिखा दिया कि द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, और यह प्रक्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे बोलते हैं गलनांक। आसान भाषा। अच्छा, मैं थोड़ा आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में। थोड़ा मैं सिखा दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? नहीं तो ये बार बार आपको मिलेगा और बार बार आपके लिए प्रॉब्लम होगा। आप पहले सुन लें, इसके बाद जानते हैं अगला हेडिंग क्या होगा? अगला हेडिंग होगा संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, एक और भी नाम है इसका। लेकिन पहले इसको समझा लूं कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन। अच्छा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? अरे एसआई मात्रक नहीं पढ़े हैं आप? भौतिक राशियों के एसआई मात्रक 7 भौतिक राशियां हैं, नहीं पता है? अरे यार, जैसे दूरी का मात्रक, इससे मान लो कोई बोले दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यही सब है, पढ़ा होगा आपने, पढ़ लीजिएगा, और दिया भी एनसीईआरटी में, ठीक है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है? ऐसे समय का सेकेंड होता है। 7 भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक लिखाए गए, थोड़ा आप पढ़ लेंगे। वो केमिस्ट्री में भी यूज आता है, ऐसा बात नहीं फिजिक्स में यूज आएगा, वो केमिस्ट्री में भी यूज आता है उसका यूज, ठीक है? तो फिलहाल आप ये देखें कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस मान लीजिए आपको दिया, उसको कैसे आप बदलेंगे केल्विन में, ठीक है? तो देखो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को बदलना हो केल्विन में, डिग्री सेल्सियस के ऐसा कहो ना का केल्विन में परिवर्तन, तो डिग्री सेल्सियस में अगर आप डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करें? जो डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो फार्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कि आपको डिग्री सेल्सियस में जो भी मान दिया जाएगा, यानी आपको डिग्री सेल्सियस में जो भी मान दिया जाएगा, आप उसमें 273 जोड़ दीजिएगा, इसमें बदल जाएगा केल्विन। और इसका उल्टा कर लो कि मान लीजिए आपको केल्विन में दिया हो, बदलना हो डिग्री सेल्सियस में, तो यही घटा दे, ठीक है? यही रखो, बस यही इक्वेशन रखना है आपको ना, ये समझना है। देखो, ये आपको इक्वेशन दिया गया, अगर आपको ये वैल्यू मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो यही यूज कर लो। और मान लो, ध्यान दिया, समझ लेना, काम हो जाएगा आपको। कि अगर आपको ये वैल्यू मालूम है, डिग्री सेल्सियस मालूम है, बदलना है केल्विन में, तो आप डिग्री सेल्सियस का जो मान दिया है उसमें 273 जोड़ लीजिए। और यदि आपको केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस पूछा है, नहीं मालूम है, हाँ, तो आप क्या करिए? इसको माइनस में करोगे। क्या करेंगे? इसको माइनस। और माइनस करने के लिए कई बच्चे ऐसा करते हैं, बता रहा हूँ, कई बच्चे जानते हैं कैसे माइनस करते हैं? ऐसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर, ऐसा कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। क्या ये सही है? गलत है। ये तो माइनस में केल्विन हो गया, माइनस में किसको कर रहा है? ये वहाँ, ये बता रहे हैं, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए छोटी मिस्टेक बड़ी खतरनाक है आपका। देखो, ये बता रहे हैं, ये माइनस में कौन हुआ? केल्विन। माइनस में किससे करना है? हाँ, तो ये आपका ये गलत है। सही क्या होगा? केल्विन माइनस 273 करना है, फिर आपका डिग्री सेल्सियस बनेगा। और ये क्या यूज करेंगे जब आपको बदलना हो? किसको? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। केल्विन को किसमें बदलना हो? अभी लिख लीजिएगा, केल्विन को बदलना हो डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये तो आसान है, इनका यूज कर लीजिए आप। तो इसके बाद मैं सिखाऊंगा कैसे, सिखाऊंगा आपको कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। नाम सुना है आपने? डिग्री फ़ारेनहाइट, बुखार वगैरह डिग्री फ़ारेनहाइट में नापे आते हैं। हाँ, तो मैं निकालना सिखाऊंगा, रटे ना, मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है? ये सब 11 में केमिस्ट्री में दिए हैं। अभी इससे जान लीजिए क्या मतलब। और मैथ में भी शायद आपने सीखा हुआ यार,
ये टेम्परेचर को बदलना सिखाया गया, मैथ में दिया है इसका थोड़ा सा, नहीं अभी 9 में शायद दिया था क्या, छोड़िए जो भी दिया हो, 8 या 9 में था। अच्छा मान ले मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे कोई कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलो केल्विन में। आपसे कोई कह दे कि -4 डिग्री सेल्सियस है, इसे मान लो। आपसे कोई कह दे 25 डिग्री सेल्सियस है, आपको कोई कह दे 37 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में। आपसे कोई कह दे 100 डिग्री सेल्सियस हो, इन सबको बदलना हो केल्विन को केल्विन में बदले। मैं क्या करके दिखा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आप बदल लो, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए आपने लिया, आपको बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस को, बदलना है केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, केल्विन बराबर 0 + 273, जोड़ने पर कितना आएगा 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन। आप यहाँ केल्विन लिख सकते हैं 273 केल्विन। बाकी ऐसा कर लेंगे, मान लीजिए आपको ये दिया गया, तो आप क्या करेंगे, केल्विन बराबर क्या करेंगे, -4 + 273। अब ये घटेगा ना, घटेगा, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 269 केल्विन। समझ पा रहे हैं आप, कुछ है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया हो, समझा दे, मान लीजिए आपको दिया हो केल्विन, बदलना हो डिग्री सेल्सियस, किस में बदलना हो, डिग्री सेल्सियस में। मान लीजिए आपको दिया ऐसा 303 केल्विन दिया हो, क्या दिया हो 303 केल्विन। आपको दिया हो 370 केल्विन, आपको दिया हो 473 केल्विन, और ऐसे मान लीजिए आपको दी है वैल्यूज, चलो जब मैं बोल रहा हूँ 700 केल्विन दिया हो, मान लीजिए को डिग्री सेल्सियस में बदलें, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लो बदलना हो, एक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो केल्विन बदलना है डिग्री सेल्सियस में, चाहे इसी पे मान रख दो, चाहो तो इसी पे मान रख दो ना, कि आपको केल्विन पता है, डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, तो रख दो यही कि 303 बराबर डिग्री सेल्सियस + 273, माइनस कर लो। समझ पा रहे हैं आप, ऐसे लगाओ चाहे यही रखो फार्मूला, आप स्वतंत्र है। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस होगा ना, 303 - 200 क्या होगा 73। समझ पा रहे हैं आप, सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, ये शायद आपका 30 आएगा, कितना आएगा, हाँ घटा लीजिएगा, कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको बदल लें, आप फटाफट इसको बदलें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे डिग्री फारेनहाइट। नाम लेना भी सीख लें कि डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में, डिग्री केल्विन नहीं कह, हाँ केल्विन को बदलेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री, और आप बदलेंगे डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट। डिग्री का मतलब क्या लगा देंगे, डिग्री का हिंदी होता है अंश, डिग्री का हिंदी क्या होता है अंश, तो यहाँ डिग्री लगा देंगे, केवल सेल्सियस नहीं लिखना, ठीक, लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से आप लोग, आपके सामने प्रश्न दिया है ना, ये वाला कि 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व करेंगे, सीधा मैं आंसर बताता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 298 केल्विन ना। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में कितना आएगा 298 केल्विन। और अगर आपने 37 डिग्री सेल्सियस को बदला तो कितना आएगा 310 केल्विन। और अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस को बदला तो कितना आएगा 373 केल्विन। यही आया ना, और कुछ तो था नहीं, इतना ही दिया गया था। इधर देखें आप, अगर आप सॉल्व करें 370 डिग्री सेल्सियस को बदले केल्विन में तो आप क्या करें, हाँ लिखे फार्मूला डिग्री सेल्सियस
बराबर केल्विन माइनस 273, या यही रखो नॉर्मल फार्मूला। तो क्या है, केल्विन में कितना दिया है 370 दिया माइनस 273, तो कितना है आपका 97 केल्विन आया है। 97 केल्विन आना चाहिए, देखो घटाया हो आपने। इसके बाद आपको दिया है क्या 473, तो क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस बराबर 473 माइनस 273, घटाने पर कितना आएगा 200 केल्विन। नहीं हाँ ठीक है, नहीं, ये आप किस बदल रहे हैं, ये आपका होगा डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस, ये कितना होगा डिग्री सेल्सियस बराबर 700 माइनस 273, ये कितना आया आपका, आना चाहिए 417 आएगा क्या, 417, देख रहा हूं 427 डिग्री सेल्सियस, 427 डिग्री सेल्सियस। ये तो आसान है, आराम से कर लेंगे इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, अगर आपको बदलना हो, ध्यान से फिर समझो, अगर आपको दिया हो डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको बदलना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, या डिग्री फ़ारेनहाइट हो उसको दिया हो डिग्री सेल्सियस में, बदलने का ये फार्मूला जो है आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है, तो आप ऐसा रखें कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस बटा 5। आप इस फार्मूले का यूज करें हमेशा के लिए, चाहे आपको डिग्री सेल्सियस को बदलना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में, चाहे आपको बदलना हो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस। समझे आप, ध्यान से समझो कि मान लीजिए आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, समझ लो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। मान लीजिए आपको दिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलना हो डिग्री फ़ारेनहाइट में। आप क्या करेंगे पता है, रखो यही फार्मूला, क्या लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में 0 दिया है, तो क्या लिखेंगे 0/5, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये वैल्यू 0 होगा, इसमें 9 से गुणा होगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर 0, तो ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 32, कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मान लीजिए आपको 25 दिया हो 25 डिग्री सेल्सियस, उसको बदलना हो डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला सबसे मुख्य है, और फार्मूला याद कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके, प्रश्न सॉल्व करके फार्मूला याद होगा, ठीक है। आप रख लें फार्मूला कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बटा क्या 5, और डिग्री जो सेल्सियस इसका मान क्या है 25 है, लिखें आप डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, और क्या होगा 25/5 हो जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा, क्या लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 9 5 कितना आ जाएगा 45। अब ये माइनस में उस तरफ प्लस हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या लिखेंगे 45 + 32 क्या होगा 77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77, ठीक है। ये लिखा है आप लोगों ने, इसको लिख लो फटाफट, हो गया। इसको आप फटाफट लिख के फिर और सिखाता हूँ, हाँ 37 वाला सिखा रहा हूँ, 37 27 ये सब सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, घर पे सॉल्व करेंगे ना आ जाएगा आपको। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको दिया हो क्या 27, मान लो 27 की बात करो, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको बदलना है किसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो क्या लिखेंगे आप, लिख लो यही फार्मूला कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 ना बटा 9
डिग्री सेल्सियस बटा 5। डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया है? 27। डिग्री सेल्सियस का मान दिया 27। 27 बटा 5 जानती है वैल्यू कितना आएगा? आप पहली बात गुणा भाग ना बहुत स्लो स्टेप में करते हैं, दशमलव में जाओ, दशमलव में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप यही दशमलव में कर लो। क्या आएगा ये? 5 क्या आएगा? 5 पचे 25 आएगा, 25 आएगा, हाँ, और 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 5.4 आ जाएगा। यही कर दो। इसके बाद अब इस 9 से यहाँ गुणा करो, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 क्या होगा? 9 चौक 36, यहाँ से लगा 3, फिर क्या हुए? 9 पचे 45, 45 और 3 48, दशमलव, एक अंक में दशमलव बा, उधर से भी आ जाएगा दशमलव, ऐसा लिख लेंगे ये 48 दशमलव का आ जाएगा 6। इसको जब करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 6 हासिल लगा 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48 और 486 कुल मिला के होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव यहाँ है, उधर से यहाँ भी लगा देंगे वैसे। फिर देखो ये उधर जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 48.6 प्लस 32, जोड़ो इसको आप, 32 और 48 कितना आएगा? 50 और 30 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 और दशमलव 6, 80 और दशमलव 6 भी है, तो लिखेंगे 80.6। क्लियर है आप? 80 दशमलव, अगर ये 27 आ जाए, अगर ये क्या आ जाए? 27, 27 तो है ही, 37 हो जाए तो आराम से लगा लेंगे। मान लो यही, ध्यान दिया, ध्यान दीजिए, अगर आपका यही 37 हो जाए, 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिखेंगे आप? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9 बराबर डिग्री सेल्सियस अपान 5 ना, बटा 5। डिग्री सेल्सियस का मान क्या दिया है? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9, डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? 37 बटा 5 क्या होगा? 5 सत्ते 35, दो कितना बचेगा? 2, फिर हाँ दशमलव बढ़ा के उसको 20 हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 9 से करें आप गुणा उधर, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर क्या लिखेंगे? 9 चौक 36 का 6 से लगा 3 और 9 सत्ते 63, 63 3 कितना हो जाए? 66, 66 दशमलव कितना हो जाए? 3, क्योंकि देखिए 9 चौक 36 नहीं, 66.6 होगा, 9 चौक 36 यहाँ से लगा 3, 9 सत्ते 63, 63 3 66। अभी आप इसको उधर लेके जाएं, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 66.6, 66.6 प्लस 32 कितना आ जाएगा बताइए? ये आपका आएगा, देखो 66 और 32 आएगा 98, कितना आ जाएगा? ये थोड़ा आपका सही होना चाहिए, 98.6, 98.6। अगर यहाँ आपका 100 आ जाए, अगर यहीं आपका क्या आ जाए, यहाँ देखो सिखा रहा हूँ कि अगर आपका 100 आ जाए तो क्या रखेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9 क्या लिखेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस बटा 5। ये बदल रहे हैं 100 को, आप डिग्री सेल्सियस को बदल रहे किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये 20 आ जाएगा, क्या आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर 180 हो जाएगा। उधर जाएगा क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 180 प्लस 32, जोड़ेंगे 212 आएगा। क्या आएगा? 212। तो ये जो है ध्यान दें आप, ये आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कि कैसे आपको जो है डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए आपको डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हो, उसको बदलना हो डिग्री सेल्सियस तो भी आप आराम से बदलें। ठीक है, फटाफट लिखना। तो ये जो है पार्ट 1 है ना, तो इसमें आप इतना ही पढ़ें, आप जो है पार्ट 1 में इतना ही पढ़ें। इसके बाद आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, लेक्चर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में इतना ही पढ़ें। आपकी डिग्री, आपने क्या पढ़ा? संकलन के बारे में पढ़ा, और कुछ मैंने बता दिया कि कैसे आप ताप में आपस में बदलेंगे ताप को,
डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, वो सब मैंने सिखाया। अगले वीडियो में जो बचा हुआ है कि संकलन से संबंधित जो भी शब्द बचे हुए हैं उनकी व्याख्या की जाएगी, तथ्य बचे हुए उनकी व्याख्या की जाएगी, उसके बाद वाष्पीकरण की बात की जाएगी। क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दें, आप संकलन पढ़ चुके हैं, आप पढ़ेंगे संकलन की गुप्त ऊष्मा, इसके बाद पढ़ाऊंगा वाष्पीकरण, इसके बाद पढ़ाऊंगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये सब चीजें थोड़ी सी हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़े आप पार्ट 1 में, इसके बाद पढ़ाया जाएगा पार्ट 2 में।